नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भूसंचलन या पृथ्वी की हलचलों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप न तो सर्वत्र एक सा है और न ही सदैव एक सा रहा है। भूपटल पर विभिन्न भूआकार बनते हैं, बिगड़ते हैं। धरातल के विविध स्वरूपों का निर्माण एवं विनाश पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा होता है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार भूसंचलन या पृथ्वी की हलचलें से अभिप्राय पृथ्वी के आंतरिक बलों जिसमें संपीड़न, तनाव, उत्थापन, अवतलन, वलन, भ्रंश द्वारा उत्पन्न गति से जो बड़े और छोटे पैमाने पर तथा मंद एवं तीव्र भी हो सकते हैं, इसे विवर्तनिक शक्तियाँ कहा जाता है। भूपृष्ठ पर विविध स्वरूपों के निर्माण एवं उनमें परिवर्तन के लिए दो प्रकार की शक्तियाँ उत्तरदायी हैं। नंबर 1 अंतर्जात शक्तियाँ और नंबर 2 है बहिर्जात शक्तियाँ। धरातल पर होने वाले परिवर्तनों का आधारभूत कारण मुख्यतः वो शक्तियाँ हैं जिनका जन्म पृथ्वी की सतह से नीचे होने से उन्हें अंतर्जात शक्तियाँ कहते हैं। इसी भांति धरातल पर जो विविध स्वरूप बनते हैं उनको समतल स्थापित करने वाली शक्तियाँ का जन्म पृथ्वी की सतह पर होता है, अतः इन्हें बहिर्जात शक्तियाँ कहते हैं। इस प्रकार धरातल पर निरंतर होने वाली बहुरूपी जटिल परिवर्तन अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों का ही प्रभाव भी परिणाम है। भूसंचलन या भूतल पर होने वाली गतियों का आधारभूत कारण अंतर्जात शक्तियाँ हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियाँ भूतल पर समतलीकरण का कार्य करती हैं। अंतर्जात शक्तियाँ एवं पटल विरूपण, इंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड डेस्टोफिस। इन शक्तियों की उत्पत्ति या विकास पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। भूगर्भ में ताप, दबाव, जलवाष्प एवं गैसों की क्रिया, संकुचन एवं चट्टानों का चटकना, रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाला ताप, विशिष्ट प्रभाव आदि सभी मिलकर पृथ्वी पर दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक परिवर्तन लाते हैं। अंतर्जात शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। दीर्घकालिक पटल विरूपण शक्तियाँ, जिनके द्वारा बहुत लंबे समय में धीमी गति से भूतल पर परिवर्तन होता रहता है। इसमें महाद्वीप एवं पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, स्थानीय भूतल के ऊपर उठने, उत्थान एवं नीचे धसकने, निमज्जन की घटनाएं, लंबवत मोड़, भ्रंश, वलन जैसी घटनाएं मुक्त आती हैं। आकस्मिक शक्तियों के अंतर्गत भूतल पर अचानक या एकाएक तेजी से परिवर्तन या प्रलय जैसा दृश्य घटित हो जाता है। ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप ऐसी शक्तियाँ हैं। भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ और बल, इसमें दो भाग हैं इसके, एक अंतर्जात शक्तियाँ और दूसरी हैं बहिर्जात शक्तियाँ। अंतर्जात शक्तियों में दीर्घकालिक भूसंचलन, पटल विरूपण, आकस्मिक शक्तियाँ जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। दीर्घकालिक शक्तियों में आपके महादेश जनक शक्तियाँ या पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। महादेश जनक में ऊपरी मुखी शक्तियाँ, उन्मज्जन और अधोमुखी शक्तियाँ जो जिसमें भूमि नीचे धसती है। पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में तनाव द्वारा, संपीड़न द्वारा एक विलंबिंग में का टूटना और भ्रंश, और संपीड़न द्वारा वलन और उत्समलन। इसी प्रकार बहिर्जात शक्तियों में अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन में आपके प्रवाहित जल, हिमानी, पवन, लहरें और भूमिगत जल, ये सभी कारक और शक्तियाँ पृथ्वी को आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में इनको प्रभावित करते हैं। दीर्घकालिक या पटल विरूपण शक्तियाँ, पटल विरूपण के अंतर्गत वो समस्त दीर्घकालिक घटनाएं सम्मिलित हैं जो कि अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा जिनके उत्पन्न होने से लंबे समय लगता है। फिंच व टिवार्था के अनुसार पटल विरूपण से अभिप्राय उन समस्त प्रक्रमों से है जिनका भूपटल के उत्थान, अवतरण या किसी एक भाग के संबंध में दूसरे भाग से विस्थापन और उसके टूटने, मुड़ने और सम्मिलित होने से में योग होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाले निरंतर परिवर्तन एवं विशेष शक्तियों के क्रियाशील होने से पृथ्वी की सतह पर निरंतर क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार की गतियाँ अनेक प्रकार के स्थिर रूपों का निर्माण करती हैं। ये निर्माण बहुत धीमी गति से किंतु निरंतर होता रहता है। जैसा पौराणिक सरस्वती की तली का उत्थान 2 से 3 हजार वर्षों में 60 से 80 मीटर तक हुआ, इसी भांति मुंबई के निकट का तट कुछ सदियों से लगभग 500 वर्षों से 20 से 25 मीटर नीचे धंसा है। संयुक्त राज्य का न्यूजर्सी राज्य का तट प्रति 100 वर्ष में 60 सेंटीमीटर नीचे धंस रहा है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपण शक्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है महादेश जनक शक्तियाँ। इसके परिणामस्वरूप महाद्वीपों का उत्थान, निर्गमन तथा अवतरण, निमज्जन की क्रियाएं जारी रहती हैं। इससे केवल लंबवत भूआकृतियों का ही निर्माण होता है।
एपिरोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज से बना है, जिसका अर्थ महाद्वीप, और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पत्ति से। इसका अभिप्राय हुआ महाद्वीप की उत्पत्ति। दिशा के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ऊपरीमुखी शक्तियाँ, अपवार्ड फोर्सेज। महाद्वीपों में ये शक्तियाँ दो प्रकार से उत्थान पैदा करती हैं। प्रथम, कोई भी महाद्वीप या उसका काफ़ी बड़ा भाग अपनी पहली सतह से ऊंचा उठ जाता है तो उत्थान या अपलिफ्टमेंट कहलाता है। द्वितीय, किसी भी महाद्वीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है तो उसको निर्गमन या इमरजेंस कहते हैं। अधोमुखी शक्तियाँ, डाउनवर्ड फोर्सेज। इन शक्तियों के फलस्वरूप भी महाद्वीप भागों का धसाव दो प्रकार से होता है। पहला, कोई महाद्वीप या भाग अपनी समीपी सतह से नीचे धस जाए, जिसे अवतरण कहते हैं। द्वितीय स्थिति में स्तरखंड सागर तल से नीचे चला जाए या जलमग्न हो जाए, जिसे निमज्जन कहते हैं। ये दो गतियां प्राय सागरों के तटीय भागों में होती हैं। नेक्स्ट है पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज और जेनेसिस से बना है, जिसका अभिप्राय पर्वत निर्माणकारी है। ये शक्तियाँ भूतल पर क्षैतिज रूप में सक्रिय रहती हैं, अतः इन्हें क्षैतिज या स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। ये बल दो रूपों में कार्य करता है। पहला, तनावमूलक, जिसमें तनाव के द्वारा चटकने, क्रैक्स, भ्रंश, दरार आदि पड़ती हैं। द्वितीय, संपीड़नात्मक बल, जिसमें वलन या संवलन पड़ते हैं। संवलन, जब दो या दो से अधिक क्षैतिज शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती हैं तो धरातल चट्टानों में मुड़ाव या बंकन होने लगता है। मुड़ाव भी दो तरह से पड़ते हैं, एक वलन या द्वितीय संवलन। संवलन के प्रभाव से धरातल के विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तथा विस्तृत क्षेत्र पर लहर के समान ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस परिवर्तन में धरातल का बड़ा भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। कभी कभी धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है, जिसे उत्संवलन कहते हैं। संवलन के ऊपर उठे भाग को भू अपनति, जियो एंटीसाइक्लिन भी कहते हैं। कभी कभी इसके द्वारा धरातलीय भाग नीचे की ओर धस जाता है, जिससे गड्ढा या बेसिन बन जाता है, जिसे असंवलन या डाउन रैप्स कहते हैं। संवलन के नीचे धसे हुए भाग को भू अवनति, जियो साइक्लिन भी कहते हैं। जब संवलन की क्रिया काफी बड़े क्षेत्र में होती है तो उसे बृहद संवलन या ब्रॉड रैप के से संबोधित किया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही लक्षणों के ढाल धीमे रहते हैं। वलन, वलन पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न क्षैतिजिक संचलन और संपीड़न का परिणाम है। चट्टानों में सुविकसित लहरदार मोड़ ही वलन कहलाते हैं। भूतल पर अवसादी शैलें प्राय समतल स्तर में होती हैं, किंतु भूगर्भ की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव में उसमें संपीड़न होने लगता है। क्षैतिज दिशा में पड़ने वाले दबाव के कारण उसमें सिकुड़न या मोड़ पड़ जाते हैं। फिंच के अनुसार समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को हम वलन या फोल्ड कहते हैं। वलन के द्वारा शैलों का कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे धस जाता है। वलन की संरचना, वलन की संरचना को समझने के लिए उससे संबंधित शब्दावली से परिचित होना आवश्यक है, जैसे वलन की भुजा, वलन का अक्ष, अक्षीय तल, नति, नतिलंब, अपनति और अभिनति। वलन की भुजा, वलन के दोनों ओर मुड़े हुए भाग को वलन की भुजा कहलाते हैं। वलन का अक्ष, वलन की भुजाओं के मध्य अपनति के उच्चतम और अभिनति के निम्नतम भाग से गुजरने वाली कल्पित रेखा को हम वलन का अक्ष कहते हैं। अपनति या अभिनति, ये अपनति और अभिनति के आधार पर स्थित वलन अक्ष होते हैं। अक्षीय तल, अपनति व अपनति के मध्य स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। धरातल के किसी भी भाग को की संरचना को समझने हेतु दो शब्दों का अर्थ जानना अति आवश्यक है। प्रथम नति और नमन, द्वितीय नतिलम और अनुधैर्य। नति रूपांतरित या परतदार शैलों के स्तर पर प्राय क्षैतिजिक तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए पाए जाते हैं। इस कोणीय झुकाव को ही नति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी शैल के क्षैतिजिक तल के सहारे 60 डिग्री कोण का झुकाव और ढाल की दिशा दक्षिण और पश्चिम है तो शैल का स्तर से नति 60 डिग्री दक्षिण और पश्चिम अंकित कर प्रदर्शित किया जा सकता है। नतिलम, नतिलम हमेशा नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा उस झुके हुए स्तर को नतिलम रेखा कहते हैं। अपनति, आंतरिक बल के कारण क्षैतिजिक संचलन द्वारा शैलों को सिकुड़ने से उत्पन्न वलन के ऊपर उठे भाग को अपनति कहा जाता है। अपनति की दोनों भुजाओं में चट्टानों के स्तर का झुकाव विपरीत दिशा में रहता है। अत्यधिक संपीड़न से कभी कभी वलन इतना अधिक हो जाता है कि इसका नति कोण और अधिक कोण भी हो सकता है, अर्थात खड़ा ढाल हो जाता है।
अपनति के दोनों ढाल जब बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति, और जब दोनों ढाल असमान होते हैं उसे असममित अपनति कहते हैं। अपनति संपीड़न के कारण जब चट्टानों के भाग नीचे की ओर मुड़ जाते हैं तो उसे अपनति वलन कहते हैं। अवनति के सिरे एक दूसरे की ओर मुड़े हुए होते हैं और आपस में मिल भी जाते हैं। यदि अपनति का मुड़ाव अधिक होता है तो उसकी प्रकृति डोंगी जैसी हो जाती है। समपनति एंटीसाइक्लोइड इस प्रकार की आकृति मोड़दार पर्वतीय भागों में पाई जाती है। इस आकृति के अंतर्गत छोटी छोटी अपनतियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में क्षैतिजिक संचलन समान रूप से नहीं होता। संपीड़न में भिन्नता होने के कारण यह आकृति बन जाती है। ऐसे वलन को पंखानुमा वलन या फैन फोल्ड कहते हैं। समभिनति किसी विशाल अवनति के मध्य असमान संपीड़न के द्वारा छोटी छोटी अपनतियां और अवनतियां निर्मित हो जाती हैं तो उस आकृति को समभिनति कहते हैं। इस आकृति को पंखाकार वलन के अतिरिक्त व्यंजनाकार वलन भी कहते हैं। वलन के प्रकार, फोल्ड कितने प्रकार के होते हैं? संपीड़न की तीव्रता और शहर की प्रकृति के आधार पर भूपटल पर कई प्रकार के वलन पड़ सकते हैं। वलन मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। समनीत या सुडोल वलन, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण एक समान हो तो सममित वलन कहते हैं। इसकी भुजाएं अक्ष पर लंबवत होती हैं। ऐसे वलन खुले या सीधे होते हैं। असममित या बेडोल वलन, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई झुकाव का कोण समान नहीं होता है तो उसे असममित या बेडोल वलन कहते हैं। इसकी भुजा का ढाल धीमा और छोटी भुजा का ढाल तेज होता है। इस प्रकार की भुजाओं के झुकाव से स्पष्ट अंतर बना रहता है। एकनत वलन, इसमें एक भुजा का झुकाव कम तथा ढाल धीमा होता है जबकि दूसरा भुजा का झुकाव अधिक और प्राय लंबवत खड़ा बना रहता है। ऐसे वलन की उत्पत्ति के समय संपीड़न का वेग एक दिशा में ही बना रहेगा होगा। यदि ये वेग और तेज होता तो वलन की भुजा परिवलन का रूप ले सकती है। इसे एकनित या एक दिशंगत वलन भी कहते हैं। समनत वलन, यदि किसी वलन के विकास के समय दबाव आमने सामने से तथा दोनों ओर से समान रहा हो तो ऐसे वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव का स्वरूप एक ही दिशा में रहेगा अर्थात दोनों भुजाओं का प्राय समानांतर हो जाती है। इसे समनत वलन कहते हैं। परिवलित वलन, अधिक संपीड़न के कारण जब वलन एक ही दिशा में तीव्र गति से रहता है तो दोनों भुजाएं बहुत अधिक झुककर धरातल के प्राय समानांतर नजर आती हैं। ऐसे वलन को परिवलन या बहुत अधिक झुकाव वाला वलन या मोड़ कहते हैं। ऐसी स्थिति विशेष दशा में ही कहीं कहीं विकसित हो पाती है। इसे शयन वलन भी कहते हैं। पंखाकार वलन, जब बहुत अधिक तीव्र संपीड़न लंबे समय तक चलता है एवं किसी बृहत वलन की अपनति और अवनति में कई छोटी छोटी अपनतियां बन जाएं तो इसे पंखाकार वलन का विकास होता है। इसमें वलन अधिक संकुचित होने से चटक सकते हैं। इसमें भ्रंश भी पड़ सकते हैं। इस प्रकार पंखाकार वलन विशेष मोड़ों एवं ऐसा मिश्रित स्वरूप है जब वलन एवं भ्रंश दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। कभी कभी क्रमिक एवं समृद्ध या संभिन्नति का विकास होने से दोहरे पंखाकार वलन का भी जटिल पंखाकार वलन बन जाते हैं। खुले वलन, जब वलन बनते समय दोनों भुजाओं के बीच अवनति पर कोण 90 डिग्री से अधिक या 180 से कम हो तो उसे खुला वलन कहते हैं। प्राय सुडोल और सममित वलन ऐसे ही होते हैं। बंद वलन, वलन के विकास के समय संपीड़न अधिक होने से पर मोड़ अधिक पास पास बनते हैं एवं भुजाओं का ढाल भी तीव्र रहता है। ऐसी स्थिति में वलन के बीच की भुजा का कोण 90 से कम होता है। इसे हम बंद वलन कहते हैं। प्रतिवलन, जब वलन के विकास के समय संपीड़न का दबाव इतना अधिक रहता है कि भुजाएं झुकने के पश्चात भी संपीड़न को सह नहीं पाती। इसे वलन की एक भुजा भ्रंशित होकर टूटकर क्षैतिज भुज पर उल्टी हो जाती है। इस प्रकार के वलन को भ्रंश दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसे अधिक्षिप्त वलन भी कहते हैं। अवनमन वलन, ऐसे वलन विषम परिस्थितियों में ही विकसित हो पाते हैं क्योंकि इसमें मोड़ की अक्ष क्षैतिज तल के समांतर नहीं होती। ऐसे वलन क्षैतिज तल के कोण अवश्य बनाते हैं, इसलिए इसे अवनमन वलन कहते हैं। ग्रीवाखंड या नापे, नेपे ग्रीवाखंड का विकास अत्यधिक संपीड़न के साथ साथ भ्रंश की समृद्ध क्रिया से होता है। परिवलन में मोड़ की भुजाएं क्षैतिज होकर प्राय समानांतर हो जाती हैं। प्रतिवलन में सीमित भ्रंश से मोड़ एक दूसरे पर छा जाते हैं, किंतु इसमें मोड़ की चट्टानें विपरीत दिशा में परिवलित वलन के से भी आगे खिसककर दूसरे खंड पर फैल जाती हैं। इस प्रकार यह अवस्था प्रतिवलन की ही अगली अवस्था है। इसमें भ्रंश के प्रभाव से चट्टानें खिसकने से ग्रीवाखंड की चट्टानें भी की संरचना अपने नीचे की चट्टानों से पूर्णतः भिन्न होती है, क्योंकि इसमें ऊपरी चट्टानें कई
किमी दूर तक आगे बढ़ जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कॉर्डेरो पर्वत, स्विस आल्प्स, मध्यवर्ती महा हिमालय में ऐसे ग्रीवा खंड के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। संधियां किसी क्षेत्र में स्थानीय तनाव एवं सिकुड़न के समृद्ध प्रभाव से कभी कभी कमजोर शैलें चटक जाती हैं, किंतु शैलों का विस्थापन नहीं होता। इस प्रकार शैलों में पड़ी दरारों को संधियां कहते हैं। संधियों के कारण शैलों पर अपक्षय का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। विभंग फ्रैक्चर जब किसी सतह पर तनाव के कारण क्षैतिज एवं भूसंचलन होता है तो उसमें चट्टानों की सतह चटकने लगती है। इससे बिना स्थान परिवर्तन के ऊपरी तल पर दरारें पड़ सकती हैं। इसका प्रभाव सिर्फ ऊपरी बाह्य सतह तक ही रहता है। जब तनाव अधिक बढ़ने लगता है तो उसमें चट्टानें निश्चित तल के सहारे टूटने लगती हैं। यदि ऐसी चट्टानें अपना स्थान नहीं बदलती तो यह संधियां पड़ जाती हैं। जिस तल के सहारे ये चट्टानें टूटती हैं उसे विभंग तल कहते हैं। चट्टानों में खनिजों की बनावट, संरचना की एकरूपता, विविधता के आधार पर ही विभंग तल का स्वरूप बदलता रहता है। इसी कारण चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर जैसे पत्थरों की विभंग सरल होंगे और वहाँ संधियां लंबी और संपूर्ण पर होंगी, जबकि बलुआ पत्थर, ग्रेवरोक, कांग्लोमरेट, पेंगोमेटाइट जैसी चट्टानों की संधियां विविध आकृति वाली, सकाम या अन्य प्रकार की होंगी। इनका विभंग तल इसी प्रकार जटिल बना रहेगा। इस प्रकार जब तनाव का चट्टानों पर प्रभाव पड़े तो उसमें चट्टानों का स्थान परिवर्तन नहीं हो तो उसे विभंग कहते हैं। किंतु जब विभंग का तल के सहारे चट्टानों में स्थान परिवर्तन होने लगता है तो विभंग एवं चटक या दरार का प्रभाव गहराई तक होने लगता है। तब उस क्रिया को हम भ्रंशन या फाल्टिंग कहते हैं। भ्रंश जब तनाव की तीव्रता के कारण चट्टानें टूटकर दूर खिसकती हैं तो उसमें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे भ्रंश कहते हैं। होम्स के अनुसार भ्रंश वह विभाजित धरातल है जिसके विरुद्ध चट्टानें अपेक्षित रूप से ऊपर नीचे हो जाती हैं। जिस सतह पर यह तल के सारे भ्रंश होता है उसे भ्रंश या विभ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश पर किसी भी दिशा में एक ही कोण पर हो सकता है। भ्रंश में निम्नलिखित शब्दावली का ज्ञान भ्रंश को समझने के लिए आवश्यक है। उपेक्षित या ऊपरी खंड भ्रंश के ऊपर की ओर उठे भाग को ऊपरी या उपेक्षित खंड कहते हैं। अधक्षेपित या निचला भाग भ्रंश के नीचे की ओर के भाग को हम निचला अधक्षेपित खंड कहते हैं। शीर्ष भित्ति या पाद भित्ति भ्रंश की ऊपरी दीवार को हम शीर्ष भित्ति या अधक्षेपित या निचले खंड को हम निचली दीवार या पाद भित्ति कहते हैं। भ्रंश कगार भ्रंश के जिस खंड में भृगु जैसा तेज ढाल पाया जाता है उसे खड़े ढाल को हम ढाल वाले भाग को हम भ्रंश का कगार कहते हैं। जैसे कि आप इसमें मानचित्र में या चित्र में देख रहे हैं। भ्रंश के प्रकार भ्रंश मुख्यतः तल की विविधता व वहाँ बनी आकृति के अनुसार विशेष नामों से पुकारे जाते हैं। भ्रंश के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सरल या सामान्य भ्रंश किसी क्षेत्र में चट्टान या भ्रंश तल के सहारे विपरीत दिशा में खिसकती है अथवा एक सामान्य रूप भाग में भ्रंश तल के सहारे खिसकता है तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। अन्य शब्दों में चट्टानों के दरार पड़ने के साथ जब दो खंड विपरीत दिशाओं की तरफ सरक जाते हैं तो उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। खड़े डाल वाले भागों को भ्रंश कगार या फाल्ट स्क्रैप कहते हैं। इसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। विपरीत या व्युत्क्रम भ्रंश इसे व्युत्क्रम या छेदित भ्रंश भी कहते हैं। इसमें संपीड़न की क्रिया महत्वपूर्ण रहती है। इस क्रिया में चट्टानों में दरार पड़ने के पश्चात दोनों खंड आमने सामने की ओर बढ़ते हैं। इससे चट्टानों का एक भाग दूसरे भाग पर छाया हुआ दिखाई देता है। इसमें भ्रंश कगार पर लटकती दीवार हैंगिंग वाल की भांति दिखाई देता है। समांतर या सोपानी भ्रंश जब खिंचाव के अतिरिक्त तीव्र संपीड़न की क्रिया बार बार प्रभावी हो तो संपीड़न की अधिकता वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर समांतर भ्रंश तल पर दरारें पड़ेंगे। ऐसे स्थान पर सीढ़ीनुमा भ्रंशों का विकास होगा। ऐसे भ्रंशों की क्रिया अपवाद स्वरूपी होती है। इसमें कगार बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि भ्रंश तल पर के मध्य दूरी कम रहती है और पर्वत निर्माण की जटिलता बढ़ने पर पर्वत निर्माण की भ्रंश का विकास होता है। नमन या नति भ्रंश जब किसी भ्रंश की क्रिया में के समय चट्टानें नमन डिप की दिशा में अर्थात क्षैतिज तल के सहारे कुछ डिग्री का कोण बनाकर खिसकें तो उसे नमन भ्रंश कहते हैं। ऐसे ही भ्रंश कायांतरण या परतदार चट्टानों में अधिक विकसित होते हैं। नतिरम भ्रंश इसमें भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज दिशा में चट्टानें खिसकती हैं। इसमें कगार या तो पाए नहीं जाते या नाममात्र के मिलते हैं। ऐसे भ्रंशों के विकास में चट्टानें काफी गहराई तक एक दूसरे पर रगड़ खाती हुई किनारों या भ्रंश तल पर खिसकती हैं। अतः भ्रंश की एक विशेष स्थिति भी होती है। तिर्या के अतिरछे भ्रंश
ऐसे भ्रंशों का विकास भूकंप या ज्वालामुखी प्रवाह क्षेत्रों में अधिक होता है। इसमें लंबवत और क्षैतिज दो प्रकार की चट्टानों में भ्रंश तल के सहारे खिसकाव हो सकता है। इसमें भ्रंश तल का तिरछा या वक्राकार विषय रचना तल वाला रहता है। पर्वत घाटियों में भी चट्टाने खिसकने से ऐसे भ्रंश बनते हैं। अधिक्षेपित भ्रंश या ग्रीवाखंड, जब संपीड़न का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो चट्टानों का एक खंड आगे बढ़कर भ्रंश तल को आगे उछालकर आगे के चट्टानी भाग पर चढ़ जाता है। ऐसे भ्रंश का विकास होता है। इसमें अगली अवस्था ग्रीवाखंड का विकास होता है। इसका वर्णन रुलन के प्रकार के साथ संक्षेप में दिया गया है। भ्रंश से बनी स्थलाकृतियां। भ्रंश से मुक्त ब्लॉक या भ्रंशोत्त पर्वत, दरार घाटी या विशेष दशा में भ्रंश कगार का विकास होता है। ब्लॉक या भ्रंशोत्त पर्वत, जब भ्रंश क्रिया के द्वारा या तो दरारों के मध्य का भाग ऊपर उठ जाए या मध्य भाग स्थिर से या भ्रंश तल के सहारे दोनों ही चट्टाने नीचे की ओर खिसक जाएं तो ब्लॉक पर्वत बनता है। इस प्रकार के पर्वत के दोनों ओर तेज ढाल और ऊपरी सतह समतल प्राय होती है। इसे जर्मन भाषा में हॉर्स्ट कहते हैं। यूरोप के वाल्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, हॉर्स्ट ब्लॉक, संयुक्त राज्य अमेरिका में वसास श्रेणी एवं सियरा नेवदा पाकिस्तान में साल्ट रेंज इसके विशेष उदाहरण हैं। नंबर 2 है भ्रंश या दरार घाटी। भ्रंश या दरार घाटी के निर्माण में दो समांतर प्राय भ्रंश काफी दूर तक विकसित होते हैं। इसके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और इसी नीचे धसे भाग को हम भ्रंश घाटी या दरार घाटी कहते हैं। अधिकांश ये घाटियां अधिक संकरी एवं पर्याप्त गहरी होती हैं। विश्व की सबसे बड़ी लंबी और आश्चर्यजनक दरार घाटी इजराइल व जॉर्डन में प्रारंभ होकर पूर्वी अफ्रीका के ऊंच पठारी भाग की पश्चिम सीमा तक जाम्बिया तक लगभग 4500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसमें अनेक झीलें एवं लाल सागर फैला है। इस भांति राइन नदी की घाटी में प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है। ये 32 किमी चौड़ी और 320 किलोमीटर लंबी है। जर्मनी की राइन घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली, जॉर्डन में मृत सागर, ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की घाटी, भारत में नर्मदा व ताप्ती घाटी, जापान में फोन्सा मैग्ना, जावा व फिलीपींस के गर्त भ्रंश घाटियों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। गैबन भ्रंश घाटी का छोटा रूप है। भ्रंश घाटी गैबन सागरों की गहरी तली में भी खाइयों के रूप में फैले हुए हैं। भ्रंश कगार। भ्रंश कगार का निर्माण विशेष दशा में ऊंचे धरातल के एक भ्रंश एवं धसाव के कारण होता है। भारत में पश्चिमी घाट के किनारे का खड़ा ढाल भ्रंश कगार का ही हिस्सा है। करोड़ वर्ष पहले दक्षिण का पठार अधिक चौड़ाई से दूर पश्चिम में तक फैला था, किंतु महाद्वीपीय विस्थापन के समय पश्चिम तट का एक विशाल दरार एवं भ्रंश घाटी तल से सारे टूट गया। इस कारण पश्चिम घाट के समुद्र की ओर खड़े ढाल को भ्रंश कगार कहते हैं। ऐसे भ्रंश कगार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कारू में सीढ़ीनुमा ढाल के रूप में भी पाए जाते हैं। भ्रंश घाटियों के विकास संबंधी विचारधारा है। भ्रंश घाटियों का निर्माण या विकास विद्वानों ने के लिए विशेष चिंतन का विषय रहा है। इस कारण इसके निर्माण में विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तनाव पर आधारित विचारधारा, ये एक अधूरी या स्पष्ट विचारधारा है, अतः वर्तमान में अधिक मान नहीं है। इसके अनुसार जिस प्रकार मेहराब के मध्य पर पत्थर तनाव द्वारा काटने से वहाँ खड्ड पड़ जाते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर तनाव पड़ने से विशेष प्रभावित भाग में दरार पड़ने या मध्यवर्ती भाग के नीचे धंसने से दरारों या भ्रंश घाटी बन जाती है। संपीड़न पर आधारित विचारधारा। वारेन, स्मिथ, वेलेंड, विदिश आदि विद्वानों ने भ्रंश घाटी के निर्माण में नवीन विचारधारा प्रस्तुत की। इसमें तनाव के साथ साथ तीव्र संपीड़न और दबाव को भी महत्वपूर्ण माना है। ऐसे संपीड़न में प्रतिवलन की क्रिया के समय अधिक्षेप भ्रंश के सारे लिफ्ट ब्लॉक या भ्रंशोत्त ब्लॉक का निर्माण होता है। ऊपर उठे इससे ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं एवं नीचे धसे भाग को भ्रंश घाटी या दरार घाटी बनाते हैं। बाद में ब्रिजार्ड ने इसमें सुधार कर अधिक मान्य विचारधारा प्रस्तुत की। ब्रिजार्ड ने अपना मत 1934 में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार रिफ्ट घाटी का निर्माण कई अवस्थाओं में होता है। इसमें आमने सामने से क्षैतिज संचलन के बीच का भाग संचलित होकर उभार द्वारा ऊपर उठता है, जबकि संपीड़न बढ़ाता है। ऐसे उभार में विभंगन या दरार पड़ जाती है, इससे दरार घाटी का निर्माण हो जाता है। दरार घाटी की चौड़ाई विस्तार, ब्लॉक पर्वत का निर्माण, पदार्थों के संकलन, उन पर बढ़ते हुए संपीड़न और भूसंचलन के विकास की सम्मिलित क्रिया का परिणाम होते हैं। बहिर्जात शक्तियाँ। जहाँ अंतर्जात शक्तियाँ भूतल पर वलन, मोड़, भ्रंश, उत्थान एवं दशाव द्वारा विषमताओं का विकास करती हैं, उसी के साथ भूतल पर बहिर्जात शक्तियाँ विभिन्न प्रकार के अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा ऊपर उठे हुए उबड़ खाबड़ भागों का संतुलीकरण करती रही हैं।
इस प्रकार इन दोनों ही शक्तियों का कार्य एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत होते हुए भी एक दूसरे का पूरक एवं समन्वय कार्य है। क्योंकि दोनों ही शक्तियों का कार्य एक दूसरे पूर्णतः विपरीत होते हुए भी एक दूसरे का पूरक व समन्वय कार्य है। क्योंकि दोनों ही शक्तियां समय समय पर पृथ्वी पर होने वाली असंतुलन की स्थिति को भू संतुलन की आदर्श स्थिति लाने में प्रयास करती हैं। अतः जहाँ अंतर्जात शक्तियाँ निरंतर विषमताएं पैदा कर देती हैं, वहीं ऐसी शक्तियाँ अन्य भागों में अनंत बहिर्जात शक्तियाँ अपने कारकों प्रवाहित जल, पवन, हिमानी आदि के द्वारा पुनः समतलीकरण स्थापित करती हैं। तो इस वीडियो में हमने आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न भूआकार वलन किस प्रकार उनके प्रकारों का अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।